अ, हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है वर्कुलम में। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री के दूसरे एस्पेक्ट को, जिसको कहते हैं कोवेरिएंट वेक्टर्स या कोवेरिएंट वेक्टर को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कोटेंजेंट वेक्टर्स। तो पिछले क्लास में हमने टेंजेंट वेक्टर्स की बात की थी और इसके साथ ही हमने जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात की थी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कोटेंजेंट वेक्टर, जिसको हम फॉर्म्स भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे जो है एक वेक्टर के कंपोनेंट को हम दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर इसी चीज को हम लिखना चाहें तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर सी को हम के को नीचे लिख दें तो ये हो जाएगा आपका आई जे, और के चूंकि नीचे तो यहाँ पे भी नीचे हो जाएगा, और आई यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। तो अब देखिए, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, और जो फ्री है लेफ्ट में फ्री है वही राइट में भी फ्री है। तो इस तरह से हम किसी वेक्टर को लिख सकते हैं उसके कंपोनेंट फॉर्म में। तो एक वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म जो क्रॉस प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट है, उसको उन क्रॉस प्रोडक्ट के दोनों वेक्टर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको भी दिखाया था कि सी इक्वल टू कितना है, ए क्रॉस बी है। तो जो सी का कंपोनेंट है उसको हमने किसके फॉर्म में लिखा, ए और बी के कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा, जो आप ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, कोटेंजेंट वेक्टर की। वेक्टर्स, तो कोटेंजेंट वेक्टर्स का एक और नाम है, इनको बोलते हैं फॉर्म्स। क्या बोलते हैं? फॉर्म्स। तो इनको डिफाइन करने से पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसको बोलते हैं कि डुअल स्पेस का कॉन्सेप्ट। जैसे आपने देखा होगा कि कॉम्प्लेक्स स्पेस होता है, तो कॉम्प्लेक्स स्पेस में क्या होता है, जेड इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई, या इसको कई बार हम ऐसे लिखते हैं इक्विवेलेंटली एक्स एंड वाई। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, इसको जेड स्टार लिखते हैं, वो हो जाता है आई वाई, और इसको लिखते हैं एक्स माइनस वाई। तो आप देखेंगे कि अगर हम जेड और जेड स्टार को मल्टीप्लाई कर दें, तो जेड स्टार और जेड को मल्टीप्लाई कर दें, तो जो कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इनका जो आंसर आता है वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या है, एक रियल नंबर है। तो ये हमारी बेसिक डिफिनीशन है। तो बेसिक डिफिनीशन क्या कहती है कि अगर जो है कोई वेक्टर है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर उसके डुअल स्पेस में होगा, जिसका इसके साथ में प्रोडक्ट क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। ये इसकी डिफिनीशन होती है डुअल स्पेस की। तो डुअल स्पेस को हम क्या लिखेंगे, डुअल स्पेस को, तो स्पेस ऑफ वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू ए गिवन स्पेस ऑफ वेक्टर। यह हमारे केस में क्या है, टेंजेंट वेक्टर्स ना, टेंजेंट स्पेस। तो इसके लिए जो टेंजेंट स्पेस के लिए एक डुअल स्पेस होगा, सच दैट द इनर प्रोडक्ट, अब मैं इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करूंगा थोड़ी देर में, इनर प्रोडक्ट ऑफ एनी टेंजेंट वेक्टर एंड इट्स corresponding dual is a real number। तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, अगर ये हमारा टेंजेंट वेक्टर है, जिसको हम कहते हैं टेंजेंट स्पेस टीएस, तो ऐसे यहाँ पे क्या होगा, एक कोटेंजेंट स्पेस होगा, जिसको कहेंगे हम सी एस कहेंगे। तो इसके हर वेक्टर के लिए यहाँ पे एक वेक्टर होगा, तो इनके बीच में क्या है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है। तो ये इसका कोई भी एक वेक्टर ले लीजिए, तो इसके लिए भी क्या होगा, एक कोई न कोई वेक्टर यहाँ पे मौजूद होगा। तो ये दोनों स्पेस आपस में क्या है, ये 1-to-1 एंड ऑन टू है। तो इसके हर हर वेक्टर के लिए इसमें एक वेक्टर होगा, और ऐसे वाइस वर्सा इसके हर वेक्टर के लिए इसमें एक वेक्टर होगा। और इन दोनों वेक्टर की क्या खासियत है कि इसका एक वेक्टर ले लीजिए सी एस का, और टी एस का एक वेक्टर ले लीजिए, और दोनों का इनर प्रोडक्ट लेंगे तो क्या मिलेगा, एक रियल नंबर। इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम उसको बताते हैं। उससे पहले आपको एक चीज बतानी पड़ेगी कि इस जो डुअल वेक्टर है उसको हम कैसे शो करेंगे ना। तो इफ ए इज ए वेक्टर
इन टेंजेंट स्पेस, ठीक है। इफ A is a vector in the tangent space, then the corresponding vector in cotangent space, तो करस्पॉन्डिंग वेक्टर मतलब डुअल वेक्टर, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं अलग से। करस्पॉन्डिंग को हम क्या लिखते हैं, डुअल वेक्टर भी लिख सकते हैं, डुअल वेक्टर इन कोटेंजेंट स्पेस। तो एक तरह से इसका मिरर स्पेस मान लो, इसका डुअल स्पेस मान लो, जो भी आपको डिफिनेशन देनी है ऐसे मान लीजिए। तो ये क्या हो गया आपका, कोटेंजेंट स्पेस इज रिटन एज, इसको हम क्या लिखेंगे, जहां पे ए लिखा था यहाँ पे 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1, तो 1 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे, इसको लिखने का एक तरीका है हमारे पास, थीटा आई, और क्या लिखेंगे इसको हम, ए आई। तो आई क्या है, यहाँ पे आई रन करता है 1 to जितने भी स्पेस हैं डायमेंशन, वहां तक 1 to n तक ये रन करेगा। तो थीटा आई ए आई हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका थीटा आई है, तो थीटा आई फॉर्म्स द बेसिस सेट ऑफ वेक्टर्स इन कोटेंजेंट स्पेस। इसका मतलब कोटेंजेंट वेक्टर, कोई कोटेंजेंट स्पेस में कोई भी जो आपका वेक्टर है वो थीटा आई के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सकता है। तो कोई भी आप वेक्टर ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया बी, तो बी को क्या लिख सकते हैं, समथिंग थीटा जे एंड बी जे। तो आप इसको चाहे ऐसे लिख सकते हैं, थीटा 1 B1, थीटा 2 B2, और ऐसे करके आप यहाँ तक जितने भी यहाँ पे डायमेंशन है इस स्पेस के उतने, तो थीटा एन बी एन। और इसको अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखें, तो इसको हम लिखे कंपोनेंट फॉर्म में B1 B2 B3 और Bn। तो ये जो देखिए यहाँ पे इंडिसेस क्या है, नीचे की ओर है, इंडिसेस सारे क्या है, नीचे हैं। और जहां पे इंडिसेस नीचे होते हैं इसको बोलते हैं कोटेंजेंट वेक्टर या कोवेरिएंट वेक्टर। कोटेंजेंट वेक्टर को हम वेक्टर्स, और इसको बोलते हैं कोवेरिएंट वेक्टर्स। दोनों एक ही चीज है, तो कोटेंजेंट कहिए चाहे कोवेरिएंट कहिए, बात एक ही है। तो बी आपका क्या हो गया, बी को हमने इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 जैसा कि आपको बताया था, ये क्या है आपके थीटा एन, ये क्या है, ये फॉर्म करते हैं बेसिस सेट ऑफ वेक्टर्स, फॉर्म ए बेसिस सेट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, फॉर्म ए बेसिस सेट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे हम शो करते हैं। तो पहले तो हम डुअल प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं, डुअल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि उसी से आगे हमारी सारी बात शुरू होगी। कलर थोड़ा चेंज कर लिया जाए, तो डुअल या इसको डुअल नहीं इनर प्रोडक्ट बोला जाए, ज्यादा सही रहेगा। तो इनर प्रोडक्ट, तो इनर प्रोडक्ट को हम इस तरह से शो करते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास एक ब्रैकेट बनाया हमने, ऐसे करके बनाया, यहाँ पे क्या लिखा हमने, थीटा आई, और इसका जो है ये किसका है, ये लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है हमने, ये कोटेंजेंट स्पेस से आ रहा है, बेसिस वेक्टर। और इस तरफ हमने क्या लिखा, इसको लिखा हमने ई जे, और ये ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। तो ये ई जे कहाँ से आ रहा है, ये टेंजेंट स्पेस से आ रहा है, और ये कोटेंजेंट है। तो कोटेंजेंट स्पेस का एक आप ले लिए बेसिस वेक्टर, और इसके करस्पॉन्डिंग कहाँ से ले लिए, टेंजेंट स्पेस में। तो जो आंसर आता है वो क्या आता है, डेल्टा आई जे। तो डेल्टा आई जे, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये दोनों मतलब थीटा 1 है तो ये E1 होना चाहिए। तो थीटा 1 किसके करस्पॉन्डिंग है, E1 के। अगर करस्पॉन्डिंग नहीं है तो 0 हो जाएगा इसका इनर प्रोडक्ट, और अगर ऐसा नहीं है तो 1 होगा। तो अगर हम फॉर एग्जांपल अगर लिखें,
तो थीटा 1 को लिखेंगे थीटा 1 और क्या लिखेंगे E1, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा 1 1 और ये होता है 1। इसी तरह से अगर हम थीटा 1 और E2 लिख दें तो यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग हैं, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा 1 2 और ये हो जाएगा 0। और सिमिलरली यहाँ पे थीटा 2 और अगर हम इसको E1 कर दें तो ये भी क्या है दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पे जाएगा डेल्टा 2 1, ये क्या हो जाएगा 0। और अगर हम यहाँ पे थीटा 2 कर दें तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए E2 होना चाहिए, और ऐसे केस में भी हम देखेंगे ये कितना हो जाएगा आपका डेल्टा 2 एंड 2 और ये हो जाएगा 1। तो आपने देखा कि इनका जो इनर प्रोडक्ट है इस तरह से डिफाइन है। तो इसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, इसके आधार पे हम बाकी चीजों को भी चेक कर सकते हैं कैसे इसका इनर प्रोडक्ट होगा। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हम देख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, राइट, इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो टू वेक्टर्स, अब ये एक वेक्टर कहाँ से आ रहा है, एक वेक्टर आ रहा है कोटेंजेंट से आ रहा है और एक कहाँ से आ रहा है टेंजेंट से आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने लिखा हुआ है यहाँ पे A1 क्या है आपका, ये कोटेंजेंट वेक्टर है और B ये क्या है आपका टेंजेंट वेक्टर है। तो इन दोनों का जो इनर प्रोडक्ट होगा उसको हम कुछ ऐसा लिखेंगे। तो इनर प्रोडक्ट लिखेंगे, अब A1 को क्या लिख सकते हैं हम थीटा आई और क्या लिख सकते हैं ए आई लिख सकते हैं। अब चूंकि आई दो बार हो गया तो हम इसको नहीं यूज करेंगे, और यहाँ पे बी को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम बी जे और ई जे। याद रखिए जो लिखने का तरीका है, कोटेंजेंट के लिए जो बेसिस वेक्टर है उसको पहले लिखते हैं और टेंजेंट में इसको बाद में लिखते हैं। कोटेंजेंट में आप देखेंगे ये जो आपका इंडेक्स है वो नीचे रहता है कंपोनेंट के लिए, और यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे ऊपर रहता है। तो दोनों का कुछ बेसिक अंतर है लिखने का, इसको आप हमेशा इसको ध्यान रखना। कभी भी कोटेंजेंट में कोई वेक्टर लिखेंगे आप A1 को तो यहाँ पे पहले बेसिस वेक्टर लिखेंगे और इसका जो इंडेक्स है उसको ऊपर लिखेंगे, और ये जो आपका कंपोनेंट उसका इंडेक्स क्या लिखा जाएगा नीचे। और यहाँ पे जो B है आपका उसमें क्या होगा, जो आपका टेंजेंट वेक्टर है इसमें आप पहले कंपोनेंट को लिखेंगे बीजे और इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बेसिस वेक्टर को ईजे लिख दिया, और यहाँ पे जे को ऊपर लिखा, यहाँ पे ई के केस में या उसके बेसिस वेक्टर केस में इसको नीचे, जबकि यहाँ पे उल्टा है। तो आपने देखा यहाँ पे हमको क्या मिल गया, A1 एंड B मिल गया। तो ये क्या हो गया आपका, अब यहाँ पे ए आई और बीजे एक नंबर है तो इनको आप बाहर निकाल सकते, नंबर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए आई और बीजे को हमने ले लिया ऊपर, और ये क्या हो गया थीटा आई और ये क्या हो गया आपका ई जे हो गया, ठीक, थीटा आई और ई जे हो गया। तो इसको लिख सकते हैं ए आई एंड बी जे, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा आई जे हो जाएगा, राइट। तो अब ये जो डेल्टा फंक्शन है या जो क्रोनिकल डेल्टा है ये क्या करता है, ये तभी एग्जिस्ट करता है जबकि आई और जे क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, आई को हम आई लिख देते हैं और जे को आई कर देते हैं, जे और जे कॉन्ट्रैक्टेड है, आई हो गया तो हो गया आई, ये है आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन से। तो इसको हम कई बार क्या लिखते हैं ए डॉट बी भी लिख देते हैं। तो यूजुअली जो आपने डॉट प्रोडक्ट देखा था दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये बहुत मजेदार चीज है। कहाँ पे ये यूजुअली स्पेस में, कौन सा स्पेस जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं यूक्लिडियन स्पेस में। तो ए डॉट बी और जो इनर प्रोडक्ट है दोनों बराबर होते हैं यहाँ पे, लेकिन बाकी स्पेसेज में ऐसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, उसमें कुछ डिफरेंसेज आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ग्रेविटी के केस में डिफरेंसेज एकदम साफ साफ अपीयर होने लगते हैं। तो ए डॉट बी आपका क्या हो गया, ए डॉट बी आपका हो गया एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट हो गया। तो ए आई बी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे आप कोई भी फॉर्मेट लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बताएंगे, जिसको कहते हैं कि अगर दो वेक्टर का हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लें तो क्या मिलेगा। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह के वेक्टर, एक तो आपका कौन सा है, एक वेक्टर आपका हो गया कोटेंजेंट, एक हो गया टेंजेंट। तो हम पहले टेंजेंट वाले को देखते हैं। तो लेट अस कंसीडर टू टेंजेंट वेक्टर्स, टू टेंजेंट वेक्टर्स। तो टू टेंजेंट वेक्टर्स को हम कैसे लिखेंगे, इसको लिख देते हैं ए एंड बी, मान लिया।
तो ए एंड बी का जो डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है इसको लिखेंगे, क्रॉस लिख करके उसको सर्कल कर देंगे, गोला गोला बना देंगे। तो ए क्रॉस बी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम मान लीजिए कुछ कहते हैं कि एक नया वेक्टर होगा सी, एक नया जैसा भी वेक्टर हो, तो ये जो है आपका, इसको हमने लिख दिया सी, या इसको लेफ्ट साइड लिखते ज्यादा सही रहेगा। तो सी इक्वल टू हमने लिख दिया ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी जो हमने आपको बताया था शुरू शुरू में कि जैसे एक सर्कल और दूसरा सर्कल है और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट आएगा बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ पे ए वेक्टर को हमने बी वेक्टर को ए के ऊपर रन कराया, और अगर हम इसको ऐसा लिखें डी इक्वल टू, तो बी वेक्टर को हमने स्टिल रखा और ए को उसके ऊपर रन कराया। दोनों ही अलग अलग चीजें हो सकती हैं, यूक्लिडियन स्पेस में सेम होती है, बाकी स्पेस में ये अलग अलग भी हो सकती हैं, जैसा कि हमने आपको पिछले कुछ केसेस में डिस्कस किया था। तो ए क्रॉस बी और ये क्या हो गया, बी क्रॉस ए। इनको हम क्या कहेंगे, इनको कहेंगे डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो एक्चुअली आपको ये भी पता है कि ए क्रॉस बी जब लिखते हैं, ए डायरेक्ट प्रोडक्ट बी, तो एक्चुअली यहाँ पे ए क्या होता है, ए आई और ई आई होता है, और ये क्या हो जाएगा आपका बी जे एंड ई जे लिखेंगे। तो ए आई और बी जे आपका नंबर है जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो इसको आप इस तरह से लिख दीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ई आई, और ये क्या हो जाएगा ई जे हो जाएगा, ई आई और ई जे हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। तो एक्चुअल जो एक्चुअल क्रॉस प्रोडक्ट जो डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है वो किसका होता है, एक्चुअल डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है आपका जो आपके बेसिस वेक्टर्स होते हैं उनका होता है। इसी तरह से आपका अगर बी डायरेक्ट प्रोडक्ट ए लिखें तो हम क्या लिखेंगे, इसको बी आई ए जे, और क्या लिखेंगे ए जे ए आई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई आई कॉन्ट्रैक्टेड है, जे जे कॉन्ट्रैक्टेड है, तो आप इसको लिख सकते हैं बी, जे को हम आई कर दें तो ए आई हो जाएगा, और आई को जे कर दें मतलब इंटरचेंज कर दें तो एक हो जाएगा ई आई क्रॉस ई जे। ये सामान्य केस में होता है। तो आप देखिए कि बी क्रॉस ए, बी डायरेक्ट प्रोडक्ट और ए डायरेक्ट प्रोडक्ट बी, ये दोनों आपस में सेम है इस केस में। तो यूक्लिडियन केस में अक्सर हम ये देखते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। जहाँ पे ट्विस्टेड स्पेस होते हैं वहां पे सच नहीं होता है। अब इसके बाद हम दो जो है अलग अलग कोटेंजेंट वेक्टर को देखते हैं। सो नाउ let us consider two cotangent vectors. से a1 और इसको लिख देते हैं b1 लिख देते हैं। तो ये दो फार्म है ना, एक a1 फार्म है, दूसरा क्या है b1 फार्म, दो अलग अलग वेक्टर। इनका जो आप लिखेंगे डायरेक्ट प्रोडक्ट वो कुछ ऐसा जो है आएगा। तो इसको लिखेंगे हम थीटा आई, और क्या लिखेंगे यहाँ पे ए आई, और इसको लिखेंगे थीटा जे, और इसको क्या लिखेंगे बी जे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ए आई और बी जे को आप बाहर निकाल लीजिए, और आपको क्या मिलेगा थीटा आई, और ये हो जाएगा डायरेक्ट प्रोडक्ट विद थीटा थीटा जे, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हमने देखा कि दो जो बेसिस वेक्टर्स हैं कोटेंजेंट स्पेस के, इनका हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट ले लिया, राइट। ओके, अब इसी तरह से अगर हमको लिखना हो बी वन एंड ए वन, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे बी आई एंड ए जे, और क्या लिखेंगे थीटा आई एंड थीटा जे। ठीक है, ये हमारा तरीका हो गया लिखने का किसी भी जो है इनर प्रोडक्ट को, डायरेक्ट प्रोडक्ट को। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद एक और नया एक नया और इसमें हम कर सकते हैं प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में ट्रीट किया जाता है, इसको कहते हैं वेज प्रोडक्ट। तो जैसे इसको क्या बोलते हैं, इस तरह कोई चीज नुकीली चीज को वेज बोलते हैं, नुकीली चीज को क्या बोलते हैं, वेज। तो ये चूंकि नुकीला होता है इसलिए इसका नाम क्या है, वेज प्रोडक्ट। तो इसको आप लिख देंगे डब्ल्यू ई डी जी प्रोडक्ट।
ठीक है। तो वेज प्रोडक्ट आप जो है कैसे डिफाइन करते हैं, तो मान लीजिए थीटा आई है और इसका क्या है थीटा जे, इसका वेज प्रोडक्ट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा आई और थीटा जे का जो आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट है, पहले इसको लिया और इसके बाद क्या लिया थीटा जे और थीटा आई लिया और ये दोनों बराबर हो गए। तो आपने क्या देखा कि एक बार इसको जो है ऑर्डरिंग ये रखा, आई को पहले रखा, जे को बाद में रखा, दूसरे में क्या किया, जे को पहले रखा, आई को बाद में रखा। तो ये हमारा वेज प्रोडक्ट का डिफिनेशन हो गया और ये हमेशा जीरो होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो है नॉन जीरो होगा अधिकतर स्पेसिस के लिए, कुछ स्पेशल केस हो सकता है जहाँ पे ये जीरो हो भी जाए, राइट। तो अब हमारे पास जो है वेज प्रोडक्ट की ये डिफिनेशन है। और वेज प्रोडक्ट किसके लिए हमेशा डिफाइन होता है, याद रखिएगा, वेज प्रोडक्ट जो है हमेशा डिफाइन होगा किसके लिए, फॉर्म्स के लिए या कोटेंजेंट वेक्टर्स के लिए। दिस इज defined only for cotangent vectors, ठीक है। दिस इज डिफाइंड ओनली फॉर कोटेंजेंट वेक्टर्स, राइट। तो दिस इज डिफाइंड ओनली फॉर कोटेंजेंट वेक्टर्स। अब कोटेंजेंट वेक्टर्स में हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि कौन कौन सी वेराइटीज है। तो हम यहाँ पे कितने फॉर्म लिख सकते हैं, मान लीजिए फॉर ए 3 डायमेंशनल स्पेस, तो फॉर ए 3 डायमेंशनल स्पेस की हम बात जब करेंगे तो यहाँ पे जो है कितने डायमेंशन है, 1 2 एंड 3, n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो पहले यहाँ पे आता है जीरो फॉर्म। तो जीरो फॉर्म क्या होता है, एक पॉइंट होता है, क्या होगा, एक पॉइंट होता है या एक नंबर होता है, स्केलर नंबर होता है, इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है वो आता है वन फॉर्म। तो वन फॉर्म को क्या लिखेंगे, वन फॉर्म हमेशा ऐसे लिखा जाता है, थीटा आई ऐसे या थीटा जे, ये सब क्या है, वन फॉर्म है जहाँ पे सिंगल इंडेक्स है। तो नो इंडेक्स मतलब जीरो फॉर्म, वन इंडेक्स मतलब वन फॉर्म, थीटा के एंड मेनी मोर, राइट। वन इंडेक्स मतलब वन फार्म, टू इंडेक्स मतलब टू फार्म। तो अब यहाँ पे टू फार्म अगर हम डिफाइन करें तो क्या लिखेंगे, टू फार्म को लिखेंगे, यहाँ पे दो इंडेक्स होगा, तो किसका दो इंडेक्स है, थीटा आई तो सिंगल, इसका एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये वेज कॉम्बिनेशन बनेगा। कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, वेज कॉम्बिनेशन। थीटा जे, अब यहाँ पे देखिए दो इंडेक्स है, एक आई और एक जे है। इसी तरह से थीटा जे एंड थीटा के, ये क्या हो गया, यहाँ पे भी दो कंपोनेंट है, और थीटा के एंड थीटा एल, ऐसे यहाँ पे देखिए जितने भी है एक और दो, तो दो यहाँ पे आपके बेसिस वेक्टर का वेज प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो जहाँ पे दो बेसिस वेक्टर का वेज प्रोडक्ट होता है वहां पे टू फार्म होता है। इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, थ्री फार्म डिफाइन होगा। थ्री फार्म क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक था, अब यहाँ पे दो हो जाएंगे और यहाँ पे तीन हो जाएंगे, थीटा के, या फिर आप इसको लिख सकते हैं थीटा के और थीटा आई, थीटा जे एंड मेनी मोर, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे वेज प्रोडक्ट की एक खास बात आपको बताएं, तो वेज प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, नाउ रिकॉल। तो थीटा आई और थीटा जे का जो वेज प्रोडक्ट है, इसको हमने क्या लिखा, थीटा आई एंड थीटा जे माइनस थीटा जे एंड थीटा आई। तो अगर हम आई और जे का इंडेक्स चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, यहाँ पे जैसे लिख दें थीटा को आई को जे कर दे और जे को क्या कर दे, आई कर दे, इंडिसेस को अगर हम चेंज कर दे तो आप क्या देखेंगे, ये हो जाएगा थीटा जे और ये हो जाएगा थीटा आई और ये हो जाएगा थीटा आई एंड ये हो जाएगा थीटा जे। तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, नेगेटिव ऑफ थीटा आई एंड थीटा जे, और ये हो जाएगा थीटा जे एंड थीटा आई हो जाएगा, राइट। तो ये जो क्वांटिटी है आपकी नेगेटिव के साथ में, इसको हम क्या कहते हैं, थीटा आई एंड थीटा जे। तो आपने क्या देखा कि अगर आपने इंडिसेज को किसी वेज प्रोडक्ट में चेंज कर दिया तो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव साइन आ जाता है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट होता है। बिल्कुल, ये क्रॉस प्रोडक्ट का जनरलाइजेशन है फॉर एनी डायमेंशन। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, आपको 3 डायमेंशन तक पता है, 2 डायमेंशन तक पता है, लेकिन हायर डायमेंशन में नहीं पता। तो ये क्या है, हायर डायमेंशनल जनरलाइजेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है, बिल्कुल वही प्रॉपर्टी है। अब अगर आप इसको हम 3 वेक्टर के लिए कहें तो थीटा आई, थीटा जे और थीटा के है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसमें हम जे और आई को चेंज कर देते, हो जाएगा थीटा जे और ये हो जाएगा थीटा आई और ये क्या हो जाएगा, थीटा के हो जाएगा, राइट। और इसको अगर हम एक बार और चेंज कर दे तो क्या हो जाएगा, थीटा जे और थीटा के एंड क्या हो जाएगा, थीटा आई हो जाएगा।
और ये नेगेटिव साइन गायब हो गया। तो जितनी बार मतलब ए जितनी बार इसको क्रॉस करेगा, एक को क्रॉस करेगा तो एक माइनस साइन, दो को क्रॉस करेगा तो दो माइनस साइन। तो इनफैक्ट अगर हमारे पास मान लीजिए बहुत सारे n डायमेंशनल स्पेस है और उसमें हम ऐसे करके थीटा जे, थीटा के, थीटा एल ऐसे करके चलते जाते हैं, तो थीटा कुछ करके एस करके होगा। तो इसमें जितने भी जो है हम जितने क्रॉस कराएंगे, मान लो एक किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन, -1 हो जाएगा। दो करेगा तो क्या हो जाएगा, फिर -1। जितनी बार ये क्रॉस करेगा उतनी बार होगा -1। तो आप इसको अगर लिखना चाहें तो इसको आप लिखेंगे पहले केस में, तो थीटा आई किसको पार कर रहा है, थीटा जे को। तो एक्सचेंज किया इसने, तो थीटा जे आ गया पहले स्थान पे और ये क्या हो गया, थीटा आई हो गया दूसरे स्थान पे। तो एक चेंज किया एक प्लेस, तो इसने नेगेटिव साइन ले लिया और बाकी को एज इट इज छोड़ दिया हमने। अब इसी तरह से इसने एक प्लेस और चेंज किया, अब आई एक प्लेस और चेंज करके इसके साथ करेगा, के के साथ, तो फिर एक नेगेटिव साइन आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका थीटा जे एंड थीटा के एंड क्या हो जाएगा, थीटा आई, और ये हो जाएगा आपका थीटा एल एंड मेनी मोर, थीटा एल। फिर करेगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो थीटा जे, थीटा के, थीटा एल और ये हो जाएगा थीटा आई एंड मेनी मोर, थीटा एस। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जितनी बार ये एक दूसरे बेसिस वेक्टर को क्रॉस करेगा या उसको पार करेगा, उतनी बार उसमें नेगेटिव साइन अपीयर होता चला जाएगा। तो ये इसकी होती है प्रॉपर्टी। अच्छा, इसका एक नोटेशन है, कहीं कहीं जो है आपको ऐसा नोटेशन भी मिलेगा, तो सम पीपल यूज इट, इसको dx म्यू लिखेंगे, ठीक है, ऐसे करके। तो आप कहेंगे कि ये कैसे आ गया, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे आएगा। इसको आप स्पेशल केस में, ये कोऑर्डिनेट स्पेस में, कोऑर्डिनेट स्पेस में क्या होता है, थीटा एक्स म्यू और dx म्यू एक ही चीज है, या जो थीटा म्यू या dx म्यू आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो अदर डिफिनेशन ऑफ वेक्टर, तो जो आपका ये वेक्टर है उसको हमने भी दिखाया था कि बेसिस वेक्टर e1 e2 e3 कर में के केस में, और जो आपका कोटेंजेंट वेक्टर या आपका डुअल वेक्टर है उसको हमने बेसिस दिखाया था θ1 θ2 θ3। अगर इसको कोऑर्डिनेट स्पेस में, तो इन कोऑर्डिनेट स्पेस में ये क्या हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट स्पेस में हमको अगर इसी चीज को करना है, तो यहाँ पे जो आपका वेक्टर है, वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं a इक्वल टू, तो ये क्या हो गया आपका वन वेक्टर हो गया। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लिखेंगे ए आई एंड ई आई, राइट, ए आई एंड ई आई। तो आपको एक यहाँ पे कंडीशन है कि वेक्टर आपका जो भी होता है वो आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, इसको डायमेंशनलेस क्वांटिटी बना रहे हैं। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी कैसे होगी, तो सीधी सी बात है, अगर इसका जो डायमेंशन होगा और इसका जो डायमेंशन अगर इनवर्स हो जाए दूसरे के, तो हम क्या कहेंगे, इसको डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक वेक्टर ले लें, वेक्टर ले लेते हैं r 3 डायमेंशन में, तो r को हमको डायमेंशनलेस बनाना है, तो आपको पता है कि इसके जो कंपोनेंट होते हैं x होते हैं और y होते हैं एंड z होते हैं। तो डायमेंशनलेस कैसे बनेगा, x का डायमेंशन क्या है, ये लेंथ का डायमेंशन है, और इसका वेक्टर क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर होना चाहिए, इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला। तो यूनिट वेक्टर का डायमेंशन क्या होगा, एक्स का इनवर्स होगा, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं पार्शियल पार्शियल एक्स। और इसी तरह से y के लिए क्या हो जाएगा, पार्शियल पार्शियल y, और z के लिए क्या हो जाएगा, पार्शियल पार्शियल z। तो ये हमारा हो गया एक वेक्टर का फुल फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन दोनों क्या है, दूसरे के इनवर्स हैं, तो पूरी चीज क्या हो गई, ये डायमेंशन लेस हो गई। तो ये डायमेंशन लेस ऑब्जेक्ट हो गया, राइट, ये डायमेंशन लेस ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे जो a है, तो a को हम क्या लिखेंगे, अगर कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम किससे डिफाइन हो रहा है, फॉर ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो फॉर ए कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम इसको कह दें x1 x2 एंड xn, ये क्या है आपके, ये जो है किसी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं ना, किसी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स।
तो इसका जो बेसिस वेक्टर होगा वो ऐसे डिफाइन होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे E1 को क्या लिखेंगे, E1 को लिखेंगे पार्शियल पार्शियल x1, कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, पार्शियल 1 लिख दिया जाता है। तो ये इसका स्टार्ट फॉर्म नोटेशन है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हमने पार्शियल 1 लिख दिया तो आप इसको E1 ही जानिए। इसी तरह से E2 क्या हो जाएगा आपका, E2 हो जाएगा पार्शियल पार्शियल x2 हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, पार्शियल 2 लिखेंगे, एंड मेनी मोर, राइट। इसको हम बहुत सारी से, तो इन जनरल हम EI को क्या लिख सकते हैं, EI को लिख सकते हैं पार्शियल पार्शियल xi, और ये क्या हो जाएगा आपका पार्शियल i हो जाएगा, राइट। ये तीन चीजें हमने देख लिया, राइट। ये पार्शियल i हो गया, तो E1 E2 EI करके हो गया। तो अगर हम वेक्टर को लिखें तो a को क्या लिखेंगे, a को लिखेंगे हम AI एंड पार्शियल आई, ये भी एक तरीका होता है कोऑर्डिनेट स्पेस में लिखने का। तो जो हमने भी शुरू में θ1 वाला दिखाया था, E1 वाला लिखा था, वो जनरल था, और ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट स्पेस में। तो कोऑर्डिनेट स्पेस में वेक्टर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। तो अच्छा, कोटेंजेंट वेक्टर कैसे लिखते हैं, नाउ आर कोटेंजेंट वेक्टर्स। तो कोटेंजेंट वेक्टर में क्या होगा, हम इसमें एक वन लेते हैं, वन फॉर्म लेते हैं, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं AI, और इसमें क्या लिखेंगे θi। अब यहाँ पे जो AI है, इसका जो डायमेंशन है क्या होना चाहिए, इसका डायमेंशन θi के डायमेंशन का इनवर्स होना चाहिए, या θi का डायमेंशन क्या होना चाहिए, AI का इनवर्स। तो इन कोऑर्डिनेट स्पेस, इन कोऑर्डिनेट स्पेस में हम इसको कैसे लिखेंगे, याद रखिएगा कि जो इसका डुअल है वो क्या होता है, इसका डुअल क्या होना चाहिए, पार्शियल आई। तो पार्शियल आई का डुअल क्या होगा, तो लेंथ एलिमेंट, ये क्या होता है, दिस इज इक्विवेलेंट टू लेंथ एलिमेंट। तो x का जो है आपका जो लेंथ एलिमेंट होगा, ये हो जाएगा dxi। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये dxi के साथ में क्या करेगा, ये तभी हो पाएगा जब ये क्या हो जाएगा आपका, एक नंबर तब होगा, ये इसका नंबर कब बनेगा, रियल नंबर। ये तभी बन सकता है रियल नंबर जब क्या हो, इसका डायमेंशन दोनों क्या हो, अपोजिट हो। तो इसको अगर हम दूसरे और अच्छे से लिख दें ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे, तो हम इसको लिखेंगे पार्शियल पार्शियल xi, राइट। इसको यहाँ पे पार्शियल, इसको नीचे नहीं लिखना चाहिए, हमको ऊपर लिखना चाहिए, इसे आई करके, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे भी हमने गड़बड़ किया है, तो मैं करेक्ट कर देता हूँ, ध्यान नहीं दिया। तो ये हो जाएगा आई, और ये हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा 1 नहीं 2 है, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हमसे, हम इसको हर जगह सही कर दे रहे हैं। इसको भी आप लिखेंगे कॉन्ट्रावेरिएंट है, तो इसलिए ऊपर लिखा जाएगा, मैंने यहाँ पे गलती कर दी। x1 x2 और x3, और ये हो जाएगा xn, कॉन्ट्रावेरिएंट में ऊपर लिखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से हो जाएगा, तो पार्शियल xi। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये इनवर्स ऑफ लेंथ है, तो ये इसको क्या होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए। तो θi क्या है, एक्चुअली आपका लेंथ डायमेंशन है। तो अब हम एक इन कोऑर्डिनेट स्पेस में A1 को क्या लिख सकते हैं, वन फॉर्म को लिख सकते हैं dxi, और क्या लिखेंगे इसको हम AI, ठीक। अगर हम इसको इसका हम क्या ले लेते हैं, वेज प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो फॉर वेज प्रोडक्ट, तो A1 और इसका जो है हमने क्या ले लिया, B1 का हमने वेज प्रोडक्ट ले लिया। तो क्या लिखेंगे, dxi एंड AI, और वेज प्रोडक्ट, और किसको क्या लिखेंगे, dx अब j एंड bj लिखेंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, dxi एंड dxj, और ये क्या हो जाएगा, ai एंड bj, चूंकि ये क्या है, नंबर है, राइट। तो ये आपने जो लिखा dxi और dxj, ये आपके दोनों ये हो गया आपका टू फॉर्म हो गया, क्योंकि इसमें एक बार ए आया है और दूसरी बार भी आया है, तो दो बार आया तो टू फॉर्म। अगर हम इसको लिखें इस तरह से A1 एंड
B1 एंड क्या लिखें इसको, C1 लिख दें। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको अगर हम लिखें dxi, और ये हो जाएगा dxj, और ये क्या हो जाएगा आपका dxk, और ये क्या हो गया ai bj, और ये हो जाएगा ck। लेकिन यहाँ पे आपको एक और मजेदार चीज हम बताते हैं, जिसको कहते हैं एंटी सिमेट्राइजेशन। तो एंटी सिमेट्राइजेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है किसी चीज को कंफ्यूजन से बचाती है, सिमेट्राइजेशन। तो जैसे हमने लिखा अभी यहाँ पे A1 एंड B1 का वेज प्रोडक्ट, तो इसको हमने लिखा dxi और ai, और यहाँ पे क्या लिखा dxj एंड bj लिखा, और इसको भी हमने लिखा है dxi, और ये हो जाएगा dxj, और इधर क्या हो गया ai एंड bj हो गया। इसको हम ब्रैकेट बना लेते हैं। कभी भी ये जान लीजिए कि अगर हम इसको अलग रखना चाहते हैं, थोड़ा सा क्लियर रखना चाहते हैं, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जनरल हमारे पास ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है लिखने की। अब आपको पता है कि dxi और dxj ये दोनों क्या है, ये दोनों ही जो है इनका जो प्रोडक्ट है ये क्या है, एंटीसिमेट्रिक है। तो हम क्या करते हैं, इसको दो बार लिखते हैं। तो dxi और इसको लिख देते हैं dxj, और ai एंड bj, और इसको एक बार और लिख के जोड़ देते हैं। तो dxi dxj और ai एंड bj, इन दोनों को हम लिख करके इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, राइट। इसको 2 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो पहले वाले को हम एज इट इज छोड़ देते हैं, उसको हम कुछ नहीं करेंगे। ये हो गया आपका ai एंड bj, और इसको बाई 2 लिख दिया हमने। और जो दूसरा वाला है उसमें हम क्या करेंगे, आई और जे को इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि एक क्या है, ये आपके आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन से ये डमी इंडिसेज है, आई भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड है, जे भी कॉन्ट्रैक्टेड, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं या इंटरचेंज करें, आई को जे में, जे को आई में बदल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या लिखें, इसको dx जे कर दे, और इसको क्या कर दे dx आई कर दे। तो इसके साथ अगर ऐसा करते हैं तो ये जो आपका जहां जहां आई है वहां पे जे हो जाएगा, और जहां जहां आपका जे है वहां पे क्या बन जाएगा आई, और इसको बाई 2 फैक्टर है तो उसको एज इट इज हम छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आपका प्लस में होगा, सॉरी। तो अब आपको पता है कि ये क्या है, आपका जो ब्रैकेट पार्ट में है ये वेज प्रोडक्ट, ये आपका एंटीसिमेट्रिक है। तो dxj और dxi हमको पता है ये किसके बराबर होता है, माइनस dxi और dxj के। तो इसको हम लिख देते हैं dxi एंड dxj, और ये हो जाएगा ai एंड bj, और इस पूरे को डिवाइड किया हमने 2 से। और यहाँ पे देखिए ये जो दूसरा पार्ट है इसमें निगेटिव साइड आ जाएगा, इसको अगर हम लिखें dxi एंड dxj, और ये हो जाएगा आपका बाई 2, और ये हो जाएगा आपका ai b सॉरी ajbai, aj एंड bi हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज कॉमन है, यस कुछ कॉमन तो है। वो क्या है, आपका जो वेज प्रोडक्ट वाला पार्ट है वो कॉमन है। तो dxi और dxj हो गया, और इसको बाई 2 कर दिया हमने ऐसा करके, तो ये आपको मिल गया कॉमन। और ये क्या हो जाएगा ai एंड bj, और ये हो जाएगा aj एंड bi। अब आप देखिए ये भी क्वांटिटी एंटीसिमेट्रिक है, और ये क्वांटिटी भी एंटीसिमेट्रिक है। दो एंटीसिमेट्रिक क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट होता है वो आप देख सकते हैं कि वो भी आपका जो है सिमेट्रिक होता है। दो एंटीसिमेट्रिक क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक। तो ये आपका जो A1 और B1 था, इसको हमने क्या लिख दिया, इस तरह से लिख दिया। अगर हम कहें कि C, अब यहाँ पे क्या है, एक वन, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 2, तो ये 2 फार्म हो जाएगा। तो ये 2 फार्म, ये क्या है आपका 2 फार्म। 2 फार्म को हम हमेशा क्या लिखते हैं, नंबर में लिखते हैं, तो हो जाएगा 2 फार्म ऑब्जेक्ट है। तो 2 फार्म जो है, जो C2 होगा वो क्या लिखा जाएगा, इसको हम लिखेंगे हमेशा इसी फॉर्मेट में। तो ये लिखेंगे हम इसको dxi, क्यों लिख रहे हैं, dxj और बाई 2, ये इसकी डिफिनीशन होती है 2 फार्म की ना। और इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे C, यहाँ पे इंडिसेज को काउंट करना, तो Cij हो गया। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो इफ C2 बराबर क्या हो गया A1, और ये हो गया आपका सॉरी ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिखा, राइट।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा dxi एंड dxj/2 और cij बाय डेफिनेशन। और राइट साइड अभी हमने देखा था कितना आया, dxi और dxj/2 बाय डेफिनेशन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ai एंड bj एंड aj एंड bi हो गया। तो आपको क्या मिल गया, अगर हम कंपेयर करें दोनों साइड में, तो ये मिल जाएगा cij इक्वल टू क्या हो जाएगा, ai bj एंड aj एंड bi। आपने देखा ये क्या है आपका एंटीसिमेट्रिक, ये एंटीसिमेट्रिक क्वांटिटी है। ठीक है, एंटीसिमेट्रिक क्वांटिटी है। तो ये जो है बहुत यूजफुल है। अगर आप गेज थ्योरी पढ़ेंगे तो गेज थ्योरी में ये इतना यूजफुल है कि इसके बिना गेज थ्योरी को आगे बढ़ाने की कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। और आप देखेंगे जितने रियल फील्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं फार्म के फार्म में अपीयर होते हैं। तो कोई जीरो फार्म मतलब स्केलर हो जाता है, वन फार्म क्या हो जाता है आपका गेज पार्टिकल्स हो जाते हैं, और टू फार्म आपका जो है वो आपके टेंसर पार्टिकल्स हो जाते हैं जैसे ग्रेविटान वगैरह। और आगे फिर हायर फार्म को हम स्ट्रिंग थ्योरी वाले यूज करते हैं। थ्री फार्म फोर फार्म ऑब्जेक्ट या जितने भी मतलब डायमेंशनल स्पेस है उस हिसाब से उतने फार्म वो जनरेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चीजों को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।